नाउ बेसिक इशू ये है कि लोगों को नहीं पता चल रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसीज को एक यूटिलिटी की तरह लें या फिर उसकी एक सिक्योरिटी की तरह लें। अगर क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योरिटी है, उसको रेगुलेट करने का काम एसईसी का है। अगर क्रिप्टो करेंसी एक कमोडिटी है, एक यूटिलिटी है, तो उसको रेगुलेट करने का काम सीएफटीसी का है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम जिस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है सोलाना। इसका टोकन सिंबल है सोल। वीडियो चालू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस वीडियो को आप सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस की तरह ही लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने का ट्राई करते हैं कि सोलाना ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या। तो सोलाना बेसिकली एक लेयर वन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। इसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, इसमें आप वेब थ्री एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सोलाना बेसिकली दो कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करता है। फर्स्ट है इसका प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म एंड सेकंड है जो इन्होंने खुद बनाया है वो है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि बेसिकली कैसे काम करता है। चलिए जानते हैं कि सोलाना लेयर वन ब्लॉकचेन की कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। लेयर वन ब्लॉकचेन्स में जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि लेयर वन ब्लॉकचेन्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इथीरियम जो दुनिया का सबसे पॉपुलर लेयर वन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, उसका ट्रांजैक्शन पर सेकेंड यानी कि टीपीएस सिर्फ 7 से 15 के अराउंड है, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो है कंपेयर टू जितनी उसकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सोलाना का क्या है। सोलाना का थ्योरेटिकल लिमिट है 710,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। सो ये इसका थ्योरेटिकल लिमिट है। बट अगर हम देखें इसके सोल स्कैन पे जाके तो हमें पता चलता है कि इसका एक्चुअली में अभी तक जो टीपीएस आ रहा है वो 4,500 के अराउंड अराउंड है, जो इथीरियम से तो बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंड प्रॉब्लम जो लेयर वन ब्लॉकचेन्स में है वो ये है कि लेयर वन ब्लॉकचेन्स में अब बहुत ज़्यादा ही हाई गैस फीस देनी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने इथीरियम नेटवर्क पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन सबमिट किए हैं तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक स्पेस में आने के लिए compete करेंगे, जिसकी वजह से आपका गैस फीस बढ़ता रहेगा। इथीरियम में जहाँ तक मैंने देखा है कि आपका गैस फीस $1 से लेकर के $30-40 तक चले जाता है। वहाँ अगर हम कंपेयर करें सोलाना से, सोलाना का जो गैस फीस है वो बहुत ही कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सोलाना का गैस प्राइस $1 या फिर 1 सेंट से भी बहुत ज़्यादा कम है। सो ये बहुत ही अच्छा है। इथीरियम से इथीरियम के ऊपर इसके जो दो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। सेकंड, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कम गैस फीस देनी पड़ती है, इसीलिए लोग इसे इथीरियम किलर भी बुलाते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसके टोकन्स की। सो चलिए समझते हैं कि आप सोल टोकन्स को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जिनके लिए आप सोल टोकन्स को यूज़ कर सकते हैं वो है गैस फीस देने के लिए। अगर आप सोलाना में कुछ इथी अगर आप सोलाना में ट्रांजैक्शन सबमिट कर रहे हैं, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉल कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आपको गैस फीस देनी होगी और वो गैस फीस बेसिकली आपको सोल टोकन्स में देनी होगी। सेकेंड यूज़ केस जो है सोलाना का वो ये है कि आप इसको स्टेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेक करने पे आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके टोकनॉमिक्स की। तो टोकनॉमिक्स समझने से पहले हम कुछ इसके बेसिक समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ 416 मिलियन टोकन्स है एंड टोटल सप्लाई जो है इसकी 560 मिलियन टोकन्स के करीब करीब है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी मैक्स सप्लाई यहाँ पे इंफिनिटी दिखा रहा है। पहले समझ लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो सप्लाई है कि वो टोकन्स हैं जो बेसिकली मार्केट्स में हैं एंड जिसको यूज़ करके लोग आपस में बाई एंड सेल कर रहे हैं। सो ये वो टोकन्स हैं जो आपको एक्सचेंजेस पे मिलेंगे, जो आपको
डेक्सेस पे मिलेंगे, जो लोग आपस में बाई एंड सेल करते हैं, तो ये वो सर्कुलेटिंग टोकन्स हैं। तो टोटल सप्लाई ये वो टोकन्स हैं जो अभी तक सोलाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने अभी तक मिंट किए हैं। सो इसमें से कुछ टोकन्स जो होंगे वो स्टेक्ड होंगे सोलाना नेटवर्क में, कुछ इसमें से टोकन स्लैश हो गए होंगे, कुछ टोकन्स इसमें से बर्न हो गए होंगे, कुछ टोकन्स किसी वॉलेट में लॉक हो गए होंगे। सो ये वो सारे टोकन्स हैं जो अभी तक सोलाना ने मिंट किए हैं। सो ये है टोटल सप्लाई। नाउ अगर आप देखेंगे कि मैक्स सप्लाई इसकी इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये है कि गिवन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसके टोकन्स और भी ज़्यादा रिलीज होते रहेंगे। सो इससे हमें ये पता चलता है कि सामने से तो देखने में हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशनरी टोकन है, बट अगर हम इसके इन्फ्लेशन शेड्यूल को देखें तो हमें और ज़्यादा आइडिया लगेगा। सो ये है सोलाना का प्रपोज्ड इन्फ्लेशन शेड्यूल। सो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली मेंशन कर रखा है कि इसका इनिशियल इन्फ्लेशन कितना होगा, इसका डिसइन्फ्लेशन रेट कितना होगा एंड लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन कितना होगा। सो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 8% इन्फ्लेशन से टोकन चालू होगा एंड इवेंचुअली इसका जो इन्फ्लेशन रेट 1.5% के करीब करीब हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि अभी इसका जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट है वो 1.5% के करीब करीब होगा। सिंस ये प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे काम करता है तो कुछ टोकन्स स्लैश भी होंगे, कुछ टोकन्स बर्न भी होंगे। सो इसकी वजह से आपको टोकन सप्लाई को मेंटेन करने के लिए आपको एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट चाहिए होगा। सो मुझे 1.5 इन्फ्लेशन रेट ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम टोकन अनलॉक्स देख रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सोलाना के अच्छे खासे टोकन्स जो हैं पहले से ही रिलीज हो चुके हैं। आगे और भी कुछ टोकन्स रिलीज होंगे, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है, इस कर्व का जो स्लोप ये बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। सो एक अच्छे खासे रेट से भी यहाँ पे टोकन्स रिलीज होने वाले हैं, जो मुझे इशू की बात नहीं लग रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपकमिंग जो टोकन सप्लाई होगा वो कब होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इनकी टीम की। सोलाना को चालू किया था एनातोली याकोवेंको ने, जो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इंजीनियर थे कॉलकॉम में, मेसोस्फियर में और ड्रॉपबॉक्स में। इन्होंने ही प्रूफ ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स को ये अग्री करा पाए कि अभी क्या टाइम चल रहा है या फिर कितना टाइम पास हो चुका है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाएंगे। सो ये उन्होंने बताया था, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो इन्होंने ही चालू किया था प्रूफ ऑफ हिस्ट्री का काम। चलिए अब जानते हैं इनके इन्वेस्टर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे आईसीओ राउंड्स भी किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके आईसीओ राउंड्स में इस सोलाना का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम था, और जिन्होंने भी इस राउंड में इन्वेस्ट किया था उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। मेनली हम देखना चाहते हैं इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन है। सो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में सीड इन्वेस्टर्स मुझे कुछ अच्छे नहीं दिखे। सो यहाँ पे हमें एक एनजीसी वेंचर्स देखने को मिल रहा है जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। बाय द वे हमने इन इन्वेस्टर्स पे भी अच्छी खासी रिसर्च की है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलामीडा रिसर्च जो था इन्होंने सोलाना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, एंड एफटीएक्स के ख़त्म हो जाने के बाद सोलाना टोकन की भी बहुत पिटाई हो गई थी। तो अभी हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उनके इन्वेस्टर्स के बारे में भी रिसर्च कर लें अच्छे से। इन्वेस्टर्स के ऊपर रिसर्च करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, आपकी टोकनॉमिक्स भी बहुत अच्छी है, बट अगर आपके इन्वेस्टर्स आपको बहुत लंबे टाइम तक बैकअप नहीं कर पाएंगे, तो जब भी क्रिप्टो विंटर आएगा तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटेस्ट फंडिंग राउंड हुई थी उसमें हमें थोड़े अच्छे इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एंड्रीसन हॉरोविट्स हैं, पॉलीचीन कैपिटल हैं,
CMS होल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस राउंड से इस राउंड में उन्होंने साइज भी बहुत ज़्यादा रेज किया है। सो ये एक अच्छी बात लग रही है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अडॉप्शन की कि कितने लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। सो अडॉप्शन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने एक्टिव वॉलेट्स हैं या फिर कितने लोग इसे एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एक्टिव वॉलेट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 200,000 एक्टिव यूजर्स के करीब करीब है। एंड अगर हम इसको कंपेयर करें इथीरियम से तो यहाँ पे हमें दिखता है कि अभी इथीरियम में कुल 372,000 यूजर्स हैं। सो करीब करीब सोलाना से डबल एक्टिव यूजर्स अभी इथीरियम पे हैं। सो ये सोलाना के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अभी भी इसमें अभी भी कुछ लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोलाना में आपको कम गैस फीस देनी पड़ती है, तो इसमें एनएफटी प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे बने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलाना एनएफटी प्रोजेक्ट्स में थर्ड रैंक पे आता है बिहाइंड मिथोस चेन एंड इथेरियम। सो ये भी सोलाना के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। ये भी सोलाना के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो एनएफटी रेस में भी पीछे नहीं है। इन्होंने एनएफटी रेस में भी इथेरियम को टक्कर दी है। इसके अडॉप्शन की और बात की जाए तो कुछ कुछ कंपनीज हैं जैसे वीज़ा जो सोलाना का यूज़ करना चाहती हैं फॉर सम ऑफ देयर ओन पेमेंट सिस्टम्स। तो ये भी अच्छी बात है। अब देखेंगे कि जैसे जैसे ये इंडस्ट्री और मैच्योर होती जाएगी वैसे वैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सोलाना पे आके या फिर किसी और ब्लॉकचेन पे आके कुछ टेस्ट करेंगे। सो ये पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स की जो सिर्फ सोलाना कर रहा है। सो फर्स्ट है इनका सोलाना पे। ये एक सोलाना पे एक्चुअली में एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि अ, हमें पेमेंट नेटवर्क्स चाहिए। जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं रेजर पे है, फिर उसके बाद पेमेंट का खुद का पेमेंट गेटवे है। सो वैसे ही सोलाना ने खुद का एक पेमेंट गेटवे बनाया है जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो में डायरेक्टली पेमेंट्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस है जो यूजर से क्रिप्टो में पेमेंट्स लेना चाहते हैं, तो आपको सोलाना पे इंटीग्रेट करना चाहिए जिससे आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ये पेमेंट्स बेसिकली सिर्फ स्टेबल कॉइन्स पे काम करता है क्योंकि दूसरे टोकन्स की प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सोलाना की तरफ से। सेकेंड इनिशिएटिव जो सोलाना का है वो है सोलाना मोबाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि सोलाना ने अपना एक मोबाइल भी लॉन्च किया है जिसमें आपको वेब3 स्पेसिफिक फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप एनएफटी स्टोर कर सकते हैं, आप उसमें अपने वॉलेट्स चला सकते हैं। तो ये भी कुछ कुछ फीचर्स हैं। सोलाना ने ये भी कहा है कि वो एक स्टोर भी ओपन करेंगे ताकि जो जनरल पब्लिक है वो भी इसे यूज़ कर पाए एंड वेब3 की वैल्यूज़ को समझ पाए। सो ये भी एक अच्छी बात है। सोलाना ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है विच इज़ ट्राइंग टू डू मोर देन एनी अदर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। ये सिर्फ अपने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पे ही नहीं बल्कि और भी दूसरे इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सोलाना की कुछ नेगेटिव्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोलाना अभी भी मिननेट बीटा में है। इसका मतलब ये है कि सोलाना का मिननेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। ये अभी तक बीटा स्टेज में ही है। और आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि पिछले साल 2022 में सोलाना में बहुत सारे आउटेजेस हुए जिसमें पूरा ब्लॉकचेन बंद पड़ गया था। तो पिछले साल कम से कम 8 से 9 आउटेजेस हुए थे एंड इस साल 2023 में भी एक आउटेज हुआ था। बट पिछले 8 या 9 महीने से सोलाना में कोई आउटेज देखने को नहीं मिला। सो ये एक स्टेप है अच्छे डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो सोलाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो ये है कि सोलाना को एक सिक्योरिटी कंसिडर किया जा रहा है एंड सोलाना फाउंडेशन ने आके बोला है कि सोलाना एक सिक्योरिटी नहीं है। च- चलिए समझते हैं कि ये सिक्योरिटी एंड कमोडिटी का क्या इशू है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक टाइप की क्रिप्टो करेंसीज को दो टाइप में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली वो टाइप की करेंसीज हैं जो कमोडिटीज हैं
जो यूटिलिटी के लिए यूज होते हैं। सेकंड वो टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बेसिकली आपकी सिक्योरिटीज हैं। रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें, अगर आप देखेंगे कमोडिटीज क्या क्या है या फिर यूटिलिटीज, जैसे स्टील हो गया, सोयाबीन हो गया, ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल्स हो गए, सो ये सारे के सारे कमोडिटीज होते हैं। एंड इन सब कमोडिटीज को रेगुलेट करने का काम होता है सीएफटीसी का। एंड जो सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे आपने एप्पल के शेयर्स खरीदे हैं या ईसॉप्स हैं या स्टॉक्स हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये कैटेगराइज होते हैं एज अ सिक्योरिटी। नाउ बेसिक इशू ये है कि लोगों को नहीं पता चल रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसीज को एक यूटिलिटी की तरह लें या फिर उसकी एक सिक्योरिटी की तरह लें। अगर क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योरिटी है, उसको रेगुलेट करने का काम एसईसी का है। अगर क्रिप्टो करेंसी एक कमोडिटी है, एक यूटिलिटी है, तो उसको रेगुलेट करने का काम सीएफटीसी का है। नाउ ये डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल है कि आपका क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी है या यूटिलिटी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी अगर कोई भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो एक सिक्योरिटी ही होता है। अगर आप सोलाना के केस में देखें, इन्होंने बहुत सारे आईसीओ राउंड्स की। नाउ इन आईसीओ राउंड्स में बेसिक मीनिंग ये था कि आप लोगों से पैसा लें और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को ग्रो करें। एंड जब आईसीओ राउंड्स में तो आपने लोगों को सोल टोकन्स दिए। सो ये बेसिकली हुआ कि आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया और आपका एक्सपेक्टेशंस है कि आपको रिटर्न मिलेगा। सो एवरी प्रोजेक्ट जो है, एवरी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है एक सिक्योरिटी से, बिकॉज दे नीड टू रेज मनी, दे नीड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स, दे नीड टू हायर इंजीनियर्स। सो वो सिक्योरिटी से चालू होता है एंड इवेंचुअली दे मूव आउट इनटू बीइंग अ यूटिलिटी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब सोलाना ने कहा है कि वो एक सिक्योरिटी नहीं है, वो एक यूटिलिटी है। एंड में अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोलाना एज अ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा चीप है, ये बहुत सारे और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, जैसे सोलाना पे हो गया, सोलाना मोबाइल हो गया। ये लोगों के बीच में वेब3 प्रोजेक्ट्स और ब्लॉकचेन को प्रमोट कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि फर्स्टली इसमें बहुत ज़्यादा आउटेजेस हुए थे। ये अभी भी मेननेट बीटा में है, सो इसका मेननेट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। सेकंड सेकंड इशू यही है कि इसको अभी भी सिक्योरिटी और एज ए यूटिलिटी क्लासिफाई नहीं किया गया है, सो ये भी एक स्पेकुलेशन का पॉइंट बन रहा है। तो यही था दोस्तों मेरा फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सोलाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट का फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।